हेलो 10th क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी मुझे कमेंट में बताना। हमने चैप्टर नंबर 4 पर्वत प्रदेश में पावस की एक्सप्लेनेशन देख ली थी। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। प्रकृति में कौन कौन से चेंजेस आते हैं पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु में, वो आपको बताना है। इसका आंसर देखते हैं। पावस ऋतु में प्रकृति में बहुत से मनोहारी मनोहारी यानी मन को हरने वाले, मनोहारी लिख सकते हो या खूबसूरत लिख सकते हो, सुंदर परिवर्तन आते हैं। अपने अकॉर्डिंग ये वर्ड मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे पर्वत, पहाड़, ताल, झरने आदि भी मनुष्यों की ही तरह भावनाओं से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। क्या दिखाया ना चैप्टर में कि जो पहाड़ है, पर्वत है, ताल है यानी तालाब है, झरने हैं, वो भी मनुष्य की तरह मतलब इंसानों की तरह ही उसकी फीलिंग उसमें दिखाई देती है कि वो अपने आप को देख के अपने आप को सुंदर बता रहे हैं, है ना। और जो पेड़ हैं वो ऊपर आकाश की तरफ देख रहे हैं, डर रहे हैं इंसानों की तरह। तो ये सारी चीजें क्या है कि मानवीय मनुष्य वाली भावनाएं हैं। तो पर्वतों में, पहाड़ों में, पेड़ों में भी यही भावनाएं दिखती है। सेकंड है पर्वत ताल के जल में अपना महाकार देखकर हैरान सा दिखाई देता है। पर्वत ताल यानी तालाब के जल में अपना महाकार, महाकार मतलब बहुत बड़ा उसका आकार है। पर्वत कितना होता है, बहुत बड़ा होता है ना, तो अपना महा आकार देखकर हैरान दिखाई देता है। अगला है पर्वतों से बहते हुए झरने मोतियों की लड़ियों से प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि जब पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है तो कैसा दिखता है कि क्रिस्टल जैसा दिखता है, मोती जैसा। इसलिए बोल रहे हैं कि झरने की जो पर्वतों से बहता हुआ जो झरना है वो मोतियों की लड़ियों सा प्रतीत हो रहा है। अगला है बादलों की ओट में छिपे पर्वत मानो पंख लगाकर कहीं उड़ गए हैं। क्योंकि अचानक से जब बहुत ज्यादा बादल आ जाते हैं तब क्या लगता है, सामने वाला पहाड़ी दिखाई नहीं देता, तो ऐसा लगता है उड़ गया वो पंख लगाकर। तथा तालाबों से उठता हुआ कोहरा देखकर लगता है कि तालाब में आग लग गई है और धुंध ना होकर तालाब से उठता धुआं है। ठीक है, तो वो धुंध ना होकर क्या है, तालाब से उठता हुआ धुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। मेखलाकार शब्द का अर्थ है मंडलाकार, करधनी के आकार के समान। करधनी यानी गोल। यह यह मतलब करधनी। यह महिलाओं द्वारा कमर में पहनी जाती है। पर्वत भी मेखलाकार की तरह लग रहा है, जैसे इसने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और फैलाव को दिखाने के लिए किया है। क्योंकि पर्वत बहुत बड़ा है, फैलाव यानी बहुत ज्यादा घेरे में है, और आकार में कैसा होता है, गोल होता है, करधनी के आकार का, है ना। पहाड़ ऐसे होता है, ऊपर से तिकोना होगा लेकिन नीचे से उसकी जो गोलाई है वो ऐसे होती है, गोल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहर्ष दृग सुमन से क्या तात्पर्य है। कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया है। सहर्ष यानी हजार, दृग यानी आंखें, सुमन यानी फूल। ठीक है, तो अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन। पर्वत अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने हजारों सुमन रूपी नेत्रों यानी आंखों से अपने ही प्रतिबिंब को निहारते हुए सा प्रतीत होता है। मतलब जब पहाड़ों पर वर्षा होती है तो पानी नीचे इकट्ठा होता है ना। कहाँ पर, पर्वत के चरणों में पानी इकट्ठा होगा और वहां पे बन गया है तालाब। अब उस पर्वत पे हजारों फूल है, जिसको क्या बोला गया है, जिसको बोला गया है पहाड़ की आंखें। तो सुमन रूपी नेत्रों यानी आंखों से अपने ही प्रतिबिंब को निहारती है, मतलब अपने आप को उस पानी में देखती है कि मैं कितना विशाल हूँ और मैं कितना सुंदर हूँ। पर्वतों पर खिले सहस्त्र फूलों का पर्वतों के नेत्र के रूप में मानवीकरण किया गया है। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वतों का मानवीकरण करने के लिए किया होगा। देखो, मानवीकरण क्या होता है। मानवीकरण, मानवी मतलब होता है मानव। ठीक है। अब कोई भी प्रकृति की चीज है या फिर कोई भी निर्जीव चीज है, उनमें जान नहीं होती, उनमें सांसें नहीं होती, उनमें फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस नहीं होते, लेकिन हम उनका मानवीकरण कर देते हैं। मानवीकरण करने का मतलब हम उन निर्जीव चीजों को क्या कर देते हैं, एक
हम उन निर्जीव चीज़ों को भी फीलिंग्स दे देते हैं, तब मानवीकरण होगा। जैसे अब पहाड़ों की आँखें तो होती नहीं है, लेकिन हमने क्या बोला, सुमन यानी फूल को आँखें बता दिया, तो इसका मानवीकरण हो गया, ठीक है। अब पेड़ डरते नहीं हैं, लेकिन हमने चैप्टर में पढ़ा है कि पेड़, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि पेड़ जो है वो डर के ज़मीन में धँस गए हैं। तो डरना इमोशन किसका है? इंसानों का इमोशन है। पेड़ों का या ऐसे निर्जीव वस्तुओं का तो इमोशन है ही नहीं। तो जब भी हम कोई इमोशन प्रकृति वाली चीज़ों में डाल देते हैं, हम मानवीय इमोशन को, यानी जो इमोशन मनुष्य में होते हैं, अगर वो फीलिंग्स हमने प्रकृति या किसी भी निर्जीव में डाल दिए तो उसको बोलते हैं मानवीकरण कर दिया। तो इस चैप्टर में बहुत जगह पे ऐसा है जहाँ पे मानवीकरण हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तालाब की समानता किसके साथ बताई है, मतलब किसके साथ कंपेयर किया है? कवि ने तालाब की समानता दर्पण, दर्पण यानी शीशा, मिरर जिसको बोलते हो आप, दर्पण के साथ दिखाई है। कवि ने ऐसी समानता इसलिए की है क्योंकि तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ व निर्मल है, एकदम साफ पानी है। वह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है। प्रतिबिंब मतलब अपना ही चेहरा आप उसमें देख सकते हो। वो पानी इतना साफ है। दोनों ही पारदर्शी, दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। दोनों में मतलब शीशा भी कितना पारदर्शी होता है, आप अपना चेहरा देख सकते हो उसमें। वैसे ही ये पानी भी उतना ही साफ है जिसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हो। तालाब में जल तालाब के जल में पर्वत और उस पर लगे हुए फूलों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब वहाँ पर जो पर्वतों पे जो फूल उगे हुए हैं ना, उसका जो प्रतिबिंब है, उसकी जो छवि है वो पानी में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, प्रतिबिंब, ठीक है। इसीलिए कवि द्वारा तालाब की समानता दर्पण के साथ करना अत्यंत उपयुक्त है। जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना, तब आप एक-एक लाइन का मीनिंग समझ रहे हैं कि तालाब को किससे कंपेयर किया गया है। तो तालाब को साफ पानी से किया गया है। इसको अ, विशाल है ये बहुत। इस तरीके के जब आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत के हृदय से उठकर पर्वत के हृदय से उठकर ऊँचे-ऊँचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और किस बात को प्रतिबिंबित करता है, यानी किस बात को बताता है? ठीक है? अब देखो, पर्वत के हृदय से उठ के, अब बताओ पर्वतों का हृदय होता है क्या? दिल होता है उनके पास? नहीं होता ना। लेकिन यहाँ पे पर्वतों का हृदय बता दिया, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो गया? मानवीकरण। हृदय किसके पास होता है? मानवों के पास या किसी भी जीव के पास जो जीवित है। लेकिन ये तो निर्जीव है, पर्वत तो निर्जीव है ना, पर इसका हृदय बता दिया तो मतलब क्या हो गया ये? ये मानवीकरण हो गया। और ऊँचे-ऊँचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं? वृक्ष को क्या बोल रहा है? आकाश की ओर देख रहे हैं। देखने के लिए आँखें चाहिए। क्या इनके पास आँखें होती है? नहीं होती। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? मानवीकरण हो गया। मतलब जब भी प्रकृति को मानव वाली फीलिंग्स, इमोशन, सेंसेस ये सब दे दिए जाएँ तो वो हो जाता है मानवीकरण। ठीक है? अब इसका उत्तर देखते हैं। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे-ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्च आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं। उच्च आकांक्षा मतलब अ, आपका एम जो बहुत, कोई कोई भी हाईएस्ट एम जो आप पाना चाहते हैं जीवन में। जैसे किसी को जीवन में डॉक्टर बनना होगा, किसी को नेवी में जाना होगा, किसी को आर्मी ज्वाइन करना होगा, तो आपकी वो उच्च आकांक्षा है कि मतलब मुझे ये वाली ऊंचाई अपने जीवन में पानी ही है। तो ऐसे ही उच्च आकांक्षाओं को प्रकट कर रहा है। अब देखो, वृक्षों की भी उच्च आकांक्षा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो मानवों का गुण है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? आकाश की ओर अपनी उच्च आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं, अर्थात आकाश को पाना चाहते हैं, यानी आसमान को पाना चाहते हैं। ये वृक्ष देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये गंभीर चिंतन में लीन है, कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और अपलक यानी बिना पलक झपकाए देखते हुए अपनी उच्च आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निहार रहे हैं। ठीक है? अपनी उच्च आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निहार रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए हैं? अब देखो, वृक्ष कभी डर नहीं सकता। कैसे डरेगा जब उसमें इमोशन ही नहीं है? लेकिन यहाँ पर हमने जब इसको बोल दिया कि वृक्ष डर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? मानवीकरण। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस वाले चैप्टर में मानवीकरण अलंकार का बहुत ऑलमोस्ट हर स्टैंजा में यूज हुआ है। मैं आपको साथ साथ भी बताते चलूंगी।
और इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है लास्ट में, वो इसी से रिलेटेड है, तो ये अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कवि के अनुसार वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी। मूसलाधार क्या होती है? बहुत ज्यादा वर्षा, एकदम कहते हैं ना, रेन लाइक अ कैट एंड डॉग, ऐसा कोई फ्रेज होता है। तो बहुत तेज बारिश होना कि ऐसा लगता है कि मानो आकाश धरती पर ही टूट पड़ा हो। टूट पड़ने का अर्थ होता है आक्रमण करना किसी पे, है ना, किसी पर हमला करना। तो ऐसा लग रहा है आकाश ने धरती पर आक्रमण कर दिया, इतनी बारिश हो रही है। चारों तरफ धुआं सा उठता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो। चारों ओर कोहरा छा जाता है। पर्वत, झरने आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर ही शाल वृक्ष के वृक्ष भयभीत होकर धरती में फंसे हुए प्रतीत होते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन है ना, कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, चारों तरफ धुंध ही धुंध है, ऐसा लग रहा है तालाब में आग लग गई है, तो इसलिए पेड़ वृक्ष जो है वो भयभीत होके डर के चुप गए हैं। अगला क्वेश्चन है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? देखो, दो क्वेश्चन है ना। अब इसमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें डेफिनेटली आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है 1.5 मार्क्स का ये हो, 1.5 का ये हो। अगर 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स का ये होगा, 1 मार्क्स का ये होगा, तो दोनों आंसर देना है। ठीक है। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? पर्वतों की ऊंची चोटियों से झरझर करते बहते झरने देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पर्वतों की उच्चता व महानता का गौरव गाथा गा रहे हो। गौरव गाथा गा रहे हैं, गौरव होता है किसी का यश, मतलब किसको कितनी पॉपुलैरिटी बोल सकते हैं, कि किसको कितना पॉपुलैरिटी प्राप्त है या गौरव प्राप्त है। ठीक है। तो अब पर्वत जितना ऊंचा होगा उतनी ही ऊंचाई से पानी गिरेगा, उतनी ही तेज आवाज होगी। तो जब पर्वतों से पानी गिर रहा है तो वो उसकी उच्चता यानी उसकी ऊंचाई और महानता की, पहाड़ कितना महान है, उसकी गौरव गाथा गा रहा है। जहां तक बहते हुए झरनों की तुलना का संबंध है, तो बहते हुए झरनों की तुलना किसी करी है? मोती रूपी लड़ियों से की गई है। मतलब जब वो झरने गिर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? ऐसे क्रिस्टल क्रिस्टल, ऐसे ऐसा लग रहा है मोतियों की लड़ियां, यानी बहुत सारे मोतियों की लड़ियां, ऐसे ऐसे क्रिस्टल से बन जाते हैं ना, तो ऐसा कुछ। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करें। पहला है टूट पड़ा भू पर अंबर। भू यानी भूमि, अंबर यानी आसमान टूट पड़ा है। कहाँ पर? धरती पर। इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों बोला गया है। तो हमने पढ़ लिया ये क्यों बोला गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। उसी को आपको बहुत एक अच्छी प्रिसाइज लैंग्वेज में लिख देना है। इसका भाव यह है कि जब आकाश में चारों तरफ असंख्य बादल छा जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बादल छा जाते हैं, तो वातावरण धुंधमय हो जाता है और अत्यधिक बारिश होने लगती है, जिससे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता और केवल झरनों की झरझर ही सुनाई देती है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा है। वातावरण धुंधमय हो जाता है और अत्यधिक वर्षा होने लगती है। ठीक है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो जब टूट पड़ा भू पर अंबर, मतलब इसको आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे कि बहुत बादल छा जाते हैं, धुंध आ जाती है अचानक से, अत्यधिक वर्षा होती है और सिर्फ कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है तो आप देखोगे कि आप इधर हो तो सामने वाली मतलब घर भी विजिबल नहीं होता, इतनी तेज बारिश होती है, क्योंकि पानी पानी दिखाई देता है। तो वही है कि कुछ नहीं दिखाई देता और केवल झरनों की आवाज आ जाती है। बात पहाड़ों की हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ झरनों की आवाज रह जाती है और उस टाइम पे झरने और तेजी से बहते हैं। ठीक है, तब ऐसा लगता है कि मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा है। अगला देखो, यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया था। जलद यान यानी कोई भी भगवान जी की गाड़ी जिस पे बैठ के वो घूम रहे हैं। विचर विचर यानी कि घूमना। इंद्र खेलता इंद्रजाली, इंद्र यानी इंद्र भगवान की बात हो रही है और इंद्रजाल यानी कोई भी माया जाल जो वो खेल रहे हैं, है ना। एक्सप्लेनेशन देखो, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में पल पल वातावरण अपना रूप बदल लेती है। अचानक ही धुंध आ जाती है और अचानक ही घनघोर वर्षा होने लगती है। कभी गहरा बादल, कभी तेज वर्षा व तालाबों से उठता धुआं।
ऐसे वातावरण को देखकर लगता है कि मानो वर्षा के देवता कौन है? इंद्र, बादल रूपी यान पर बैठकर, यानी जो भी उनकी गाड़ी होती है जिस पर वो घूमते हैं, पर बैठकर जादू का खेल दिखा रहे हो। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े पहाड़ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ गए हों, क्योंकि दिख ही नहीं रहे हैं पहाड़, इतनी धुंध आ गई है कि पूरा का पूरा पहाड़ ही गायब हो गया सामने से। तो वो कैसा लग रहा है कि वो पंख लगाकर उड़ गए हैं। बादलों का उड़ना, चारों ओर धुआं होना और मूसलाधार वर्षा होना, ये सब जादू के खेल के समान दिखाई दे रहा है। मतलब ये सब क्या है? जादू का खेल है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगला देखो, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरोवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल और कुछ चिंता पर। तरु यानी पेड़, गिरिवर के उर से यानी कि हृदय से, उच्च आकांक्षा है यानी कि कुछ जो आप अपने जीवन में कुछ उच्च पाना चाहते हैं, कुछ पाने की इच्छा जो सबसे एक्सट्रीम लेवल पे हो कि हाँ मेरे को जैसे अंतिम जो मेरी उच्च आकांक्षा है, मुझे ये पाना है या ऐसा कुछ पाना है। झांक रहे नीरव नभ पर यानी कि आसमान में झांक रहे हैं, अनिमेष बिना पलक झपकाए, अटल बिना हिले डुले, एकदम अटल है अपनी जगह पे, और कुछ चिंता पे यानी थोड़ी थोड़ी चिंता में। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, इस अंश का भाव है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के समय में क्षण क्षण होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों तथा अलौकिक दृश्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, अलौकिक को सुंदर बोल सकते हो, जो आपको इजी लैंग्वेज लगे, ठीक है। दृश्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इंद्र देवता ही अपना इंद्रजाल जलद रूपी यानी जल रूपी यान में घूम घूम कर फैला रहा है, अर्थात बादलों का पर्वतों से टकराना और उन्हीं बादलों में पर्वतों व पेड़ों का पल भर में छिप जाना, ऊंचे ऊंचे पेड़ों का आकाश की ओर लगातार बिना पलक झपकाए देखते रहना, बादलों के बीच पर्वत जब दिखाई नहीं पड़ते तो लगता है मानो कि पंख लगाकर उड़ गए हों, आदि इंद्रजाल इंद्र का ही फैलाया हुआ माया जाल लगता है। ठीक है, तो ये सारी लाइन्स में हो गई। एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन अगर आपने ठीक से पढ़ी है तो आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बनाकर लिख ही देंगे। तो भले आप क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो स्किप करना चाहते हो, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखना ताकि आपको पता हो किस चैप्टर में किस लाइन में क्या क्या है। और बेहतर होगा अगर आप पूरी वीडियो देखो, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है, लाइटली मत लो। हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप अच्छा स्कोर कर जाओगे अगर आपने थोड़ा सा टाइम दे दिया तो। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार आता है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन आप फिर भी लिख दोगे बना बना के, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी लिख पाओगे। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। मानवीकरण अलंकार मैंने आपको बता दिया, जब प्रकृति को हम मानवों वाली फीलिंग देकर प्रेजेंट करते हैं तब वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। कवि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। वे प्रकृति पर मानवीय रूप देने में माहिर है, प्रकृति को मानवीय रूप देने में, ठीक है, प्रकृति को मानवीय रूप देने में माहिर है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने प्रकृति, पहाड़, झरने, वहां उगे वृक्ष, साल के पेड़, बादल आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया है। इसलिए कविता में जगह जगह मानवीकरण अलंकार दिखाई देता है। कविता में आए मानवीकरण अलंकार है। पहला, पर्वत द्वारा तालाब रूपी स्वच्छ दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर आत्ममुग्ध या हैरान या आश्चर्यचकित हो जाना, जो आपको इजी वर्ड लगे वो आप पिक कर लेना। अब देखो, तालाब अपने आप को दर्पण में देख रहा है, कैसे देख सकता है, आंखें तो है ही नहीं उसके पास, लेकिन वो देख रहा है, तो मानवीकरण हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, पर्वत से गिरते झरने द्वारा पर्वत का गुणगान करना। गुणगान करने के लिए क्या चाहिए? मुंह चाहिए ना, मुंह से तो बोलेगा कि हाँ मैं गुणगान कर रहा हूँ, पर नहीं है ऐसा, फिर भी वो बोल रहा है, गुणगान कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया? मानवीय गुण हो गए, तो यहाँ पर हो गया मानवीय अलंकार। पेड़ों द्वारा ध्यान लगाकर आकाश की ओर देखना, अगेन पेड़ कैसे देख सकते हैं आकाश की ओर?
लेकिन सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति को इस रूप से देखा। उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रकृति को, पेड़ पौधों को भी अपनी आवाज दी कि अगर ये बोल सकते, ये देख सकते, ये सुन सकते तो ये ऐसा ही करते। ठीक है, तो ये हो गया मानवीकरण अलंकार। अगला है पहाड़ का अचानक उड़ जाना। उड़ कैसे सकता है पहाड़, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उड़ गया, तो उड़ना भी मानवीय गुण है। ठीक है, तो ये भी हो गया मानवीकरण अलंकार। पांचवा है आकाश का धरती पर टूट पड़ना। टूट पड़ना मुहावरा है एक तरीके से, जो हम इंसानों के लिए यूज करते हैं कि मैंने इतना अच्छा खाना देखा कि मैं उस पर टूट पड़ी, यानी मैंने उसको खाना शुरू कर दिया और ऐसे खाया जैसे मैंने कभी खाया ना हो। तो एक तरीके से किसी पर टूट पड़ना, आक्रमण करना, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब ये टूट पड़ना भी मानवीय गुण है, लेकिन यहाँ पर आकाश का धरती के साथ रिलेट किया है, तो ये भी हो गया मानवीकरण अलंकार। अगला है पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। वेश होती है भूषा, यानी कि जो हम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो अब प्रकृति तो ऐसा कपड़े तो नहीं पहनती है वो, लेकिन यहाँ पर हमने जब वेश बोल दिया, वेश यानी वो क्या धारण करते हैं, क्या पहनते हैं, तो प्रकृति ने अपना वेश चेंज किया यानी कपड़े बदले। तो कहने का मतलब है यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार हो गया। अगला है गिरिवर के उर से उठ उठ कर। गिरिवर यानी पहाड़, पहाड़ का हृदय। पहाड़ का हृदय कैसे हो सकता है, लेकिन हमने ऐसा मान लिया कि पहाड़ के हृदय से ही पेड़ जो है वो उठ उठ के देख रहे हैं, झांक रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। ये था आपका पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, एक बार जरूर जरूर देख लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला अगला चैप्टर करेंगे। ऑल द बेस्ट।